हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी की पाठशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आगामी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ और प्रीलिम्स दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, यूपीएससी की पाठशाला द्वारा इस क्लास को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। पहले पोर्शन में हम बजट से जुड़े हुए बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। दूसरे पोर्शन में हम रिलेटेड पीवाईक्यू यानी उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स में बजट स्पेशली स्टेट बजट से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हम भी देखेंगे। और फिर तीसरे पोर्शन में हम उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने पहले पोर्शन में हम अगर बजट से जुड़े हुए बेसिक्स के बारे में बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान में बजट स्पेशली स्टेट बजट से जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख भी किया गया है। आखिर बजट होता क्या है, और फिर बजट के पारित होने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, अगर हम बजट से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 202 में बजट से जुड़े हुए स्पेशली स्टेट बजट से जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 202 मेंशंस The governor shall, in respect of every financial year, cause to be laid before the house or houses of the legislature of the state a statement of the estimated receipts and expenditure of the state for that year. In this part referred as the annual financial statement. अगर दोस्तों हम इसको हिंदी में पढ़ें तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दोस्तों, अगर सरल शब्दों में इसको हम बोले तो अनुच्छेद 202 में गवर्नर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानसभा में बजट को रखवाएगा और उसे पारित कराएगा, जिसे संविधान में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट कहा गया है। यानी अगर हम देखें तो आर्टिकल 202 में ये गवर्नर को जिम्मेदारी दी गई है कि वो बजट को प्रस्तुत कराएगा। और दूसरी बात, संविधान में कहीं भी ये बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में कहा गया है। दोस्तों, इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्राय एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि बजट आखिर होता क्या है। बजट इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर व्हिच बिगिंस ऑन 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अगर हिंदी में देखें तो यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है, जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। दोस्तों, अगर इसको सरल शब्दों में बोले तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जिसे सामान्य रूप से बजट कहा जाता है, वो एक प्रकार का विवरण है जिसमें सरकार की आय और खर्च का विवरण दिया होता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने देख लिया कि आखिर बजट होता क्या है। अब अगर हम बजट के पारित होने की बात करें तो बजट 6 स्टेजों से पारित होता है, जिसमें से पहला प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट की प्रस्तुतिकरण, जनरल डिस्कशन, आम बहस, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी, विभागीय समितियों द्वारा जांच। चौथा, वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, अनुदान की मांगों पर मतदान। पांचवा, पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक का पारित होना। छठा, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक का पारित होना। दोस्तों, इस तरह से जब वित्त विधेयक पारित हो जाता है तो हमारा बजट पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि बजट से जुड़े हुए संवैधानिक या बेसिक्स पॉइंट्स क्या हैं। अब अगर हम दोस्तों अपने दूसरे पोर्शन की ओर आगे बढ़े तो हम रिलेटेड पीवाईक्यू यानी इस पोर्शन में हम देखेंगे कि आखिर स्टेट बजट से 2023 के प्रीलिम्स में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के लिए हमें किस अप्रोच के साथ में पढ़ाई करनी है। दोस्तों, अगर हम 2023 के प्रीलिम्स में 145वां क्वेश्चन देखें तो हमें दिखाई देता है which of the following scheme program is not the central government program and it is उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं और ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गंगा एक्सप्रेसवे, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। दोस्तों, अगर आप 2023 के बजट को पढ़ के गए होते तो आप इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में होते। मैं 2024 के बजट से भी ये दिखाऊंगा कि अगर आप 2024 के बजट को भी पढ़ते हैं तो भी आप इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में होंगे। इससे दोस्तों एक ट्रेंड भी देखने को मिलता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। क्वेश्चन 144, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अनूठी उपहार योजना, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। दोस्तों, फिर वही बात,
इस क्वेश्चन में भी हमसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित स्कीम क्या है। और दोस्तों जब आप बजट को पढ़ते हैं तो बजट में स्टेट स्कीम को मनी डोनेट या आवंटित किया जाता है, तो इससे आप स्टेट्स की स्कीम के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन 138 विद रेफरेंस टू द स्कीम वाइज एलोकेशन इन द 2023-24 यूनियन बजट व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट compared to the previous year highest percentage of decline has been recorded in the allocation for मनरेगा compared to the previous year highlights percentage of growth has been recorded in the allocation for जल जीवन मिशन। संघीय बजट में 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों स्टेट बजट में सेंट्रल बजट के पीवाई को भी जोड़ा गया है ताकि आप ये समझ पाए कि आखिर प्रश्नों का ट्रेंड कैसा रहा है। जरूरी यह भी है कि अगर यह प्रश्न इस तरह का सेंट्रल बजट से पूछा गया है तो ये हो सकता है इसी तरह के ट्रेंड का अगला प्रश्न स्टेट बजट से आ जाए। और दोस्तों इस क्वेश्चन की एक और खासियत है कि इसमें स्टेटिक नहीं पूछा गया, बस आपको बजट का ट्रेंड पता होना चाहिए, तो आप इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में हो जाएंगे। Question number 75. According to the Union Budget 2023-24, how many skills India International Centers are to be set up across different states to skill youth for international opportunities? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? दोस्तों फिर वही बात है कि अगर ये प्रश्न इस तरह का सेंट्रल बजट से पूछा जा सकता है तो ये हो सकता है कि इस साल स्टेट बजट से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएं। ये पूछा जा सकता है कि स्टेट बजट से अगर कोई चीज नई स्टेब्लिश स्टेट में की जा रही है तो वो कितनी की जा रही है। इससे हमें प्रश्नों के ट्रेंड और टाइप देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 121 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट 2023-24? केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्याज भुगतान, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी, रक्षा व्यय, सब्सिडी। दोस्तों बजट में सेक्टर वाइज एलोकेशन भी किया जाता है और हम आज के इस बजट में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अभी हाल के बजट में किस सेक्टर को ज्यादा और किस सेक्टर को कम आवंटन किया गया है। और फिर जब आप इस तरह की चीजों को जानेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे। Which of the following scheme year is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों जब भी हम ऐसे तरह के प्रश्नों को देखते हैं तो हमारा इंप्रेशन ऐसा होता है कि हम सारे स्कीमों के ईयर नहीं याद कर सकते और ऐसा होना भी चाहिए। एक ह्यूमन टेंडेंसी के रूप में हम सारे स्कीम्स के ईयर नहीं याद कर सकते, लेकिन दोस्तों जब आप इन स्कीम्स को देखेंगे और इनके ईयर को देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि इन सारी स्कीम्स का मेंशन स्टेट बजट में किया गया है। और हम इस बार के बजट में भी देखेंगे कि बहुत सारी सेंट्रल के स्कीमों का मेंशन किया गया है और इसलिए वो स्कीमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और फिर उन स्कीमों के बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट डिपार्टमेंट 2023-24 एलोकेशन अमाउंट अप्रॉक्स रुपी इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपए सही सुमेलित है? स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य शोध विभाग, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को पूछने के भी एक ट्रेंड रहा है जिसमें से बहुत सारी मिनिस्ट्री दे दिए जाते हैं और उनको बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए ये दे दिए जाते हैं। वैसे तो ऐसे प्रश्न जनरली बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, लेकिन हर बार के बजट में कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती हैं और उनको अप्रॉक्स में कुछ मनी आवंटित की जाती है। जरूरी नहीं कि आप उन पूरे मनी को एग्जैक्ट याद कर लें, लेकिन आपको एक मोटा मोटा अनुमान होना चाहिए और फिर आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करने की स्थिति में जरूर होंगे। The first point of our UP budget 2024-25 is the size of the budget is rupees 7,36,437.71 करोड़। बजट का आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपए है। दोस्तों ये फैक्ट है और अगर आप इस फैक्ट को पूरा नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप लगभग ये याद कर सकते हैं कि बजट का आकार 7 लाख करोड़ रुपए है। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपए अनुमानित है, तो जीडीपी का 3.46% है। दोस्तों अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करें तो अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के जरिए समझे तो मान लीजिए सरकार का खर्च 1,000 रुपए है लेकिन उसकी आय केवल 500 रुपए है। जो सरकार को 500 रुपए की कमी हो रही है या जो उसको घाटा हो रहा है उसे ही राजकोषीय घाटा कहते हैं और इस घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार बाजार से उधार लेता है। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि 2024-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है वो 3.46% है। एलोकेशन ऑफ बजट फंड्स इन दी बजट एजुकेशन, एनर्जी, पुलिस, पब्लिक वर्क। दोस्तों हर साल बजट में
आवंटित किए गए धन का सही से क्रियान्वयन हो, इसके लिए धन का आवंटन सेक्टर वाइज किया जाता है। इसी संदर्भ में अगर हम यूपी बजट में इस बार देखें तो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है कि सबसे ज़्यादा धन आवंटित किए गए हैं। इसके बाद एनर्जी है, इसके बाद पुलिस है, इसके बाद पब्लिक वर्क्स है। दोस्तों इसमें से आपको इस तरह से याद रखना है, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी याद रखना है कि फर्स्ट पे एजुकेशन है, सेकंड पे एनर्जी है, थर्ड पे पुलिस है, फोर्थ पे पब्लिक वर्क्स है। के साथ ही साथ एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा मनी आवंटित किया गया है, जिसको भी आपको याद रखना है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। दोस्तों निराश्रित महिला पेंशन योजना एक यूपी गवर्नमेंट की एक स्टेट स्कीम है। इसके अंतर्गत ऐसी महिलाएं जिनके पति का देहांत हो गया है और वो निराश्रित हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। अगर इस योजना के एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से ऊपर ऐसी कोई भी महिला जो निराश्रित हो चुकी है, उसे इस योजना का लाभ मिलता है। और इसी योजना में अभी हाल ही में 500 रुपए से बढ़ा के 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। Under the Mahatma Gandhi Narega scheme, the target is to create 33 crore main days in the financial year 2024-25। दोस्तों अगर हम मनरेगा यानी महात्मा गांधी नरेगा स्कीम की बात करें तो ये स्कीम 2005 में शुरू की गई थी और ये स्कीम पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के लिए मैनुअल वर्क प्रदान किए जाते हैं। और इस संदर्भ में यूपी बजट में ये दिखाया गया है कि 33 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य मनरेगा स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दोस्तों आपको याद रखना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी और इस योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस के साथ में सेविंग अकाउंट खोलने की बात की गई थी। अब दोस्तों अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इस बीमा की शुरुआत 2015 में शुरू की गई थी। ये एक प्रकार का जनरल इंश्योरेंस है और इसकी अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसकी एज क्राइटेरिया 18 से 70 वर्ष तक की है। ये एक प्रकार का एक्सीडेंटल डेथ के इंश्योरेंस का काम करता है। Due to the efforts of the state government, maternal mortality rate 167 per lakh in 2022, infant mortality rate 38 per thousand in 2020। दोस्तों अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये महिलाओं के प्रोडक्टिव एज में पर लाख में कितने महिलाओं की डेथ हुई है, ये उसकी गणना करता है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये 1 साल के अंदर कितने जन्मे बच्चों की मृत्यु हुई है पर 1000 पर, ये उसकी बात करता है। उसी संदर्भ में इस यूपी स्टेट बजट में दिखाया गया है कि मातृ मृत्यु दर 2022 में 167 प्रति लाख रही है, जबकि शिशु मृत्यु दर 2020 में 38 प्रति हजार रही है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बजट में वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अंडर दी आयुष डिपार्टमेंट, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अयोध्या, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसे आपको याद रखना होगा। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी की स्थापना गोरखपुर में की जाएगी, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना अयोध्या में की जाएगी, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की जाएगी। हो सकता है आपको एक चार्ट बना के दे दे और आपसे मैच लिस्ट करने के लिए बोले, इसलिए आप इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा होगी। दोस्तों अगर हम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। इसी के अंतर्गत यूपी बजट में इसका प्रावधान किया गया है कि गरीब परिवारों को पहले की तरह निःशुल्क कनेक्शन मिलता रहेगा, लेकिन अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा होगी। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया गया। दोस्तों अभी हाल के बजट में बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया गया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बुंदेलखंड क्षेत्र इस संदर्भ में जरूरी है और आपको याद रखना चाहिए। अगर दोस्तों भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना की बात करें तो यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उनको एक कोऑर्डिनेट और एक कनेक्शन बनाने करने की कोशिश कर रही है। यानी अगर एक स्टेट में सोलर एनर्जी ज्यादा हो रही है और एक स्टेट में विंड एनर्जी ज्यादा हो रही है और उनका प्रोडक्शन उन स्टेट के रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो रहा है,
तो वो एक कनेक्शन के माध्यम से जोड़ करके आपस में लेन देन या एक्सचेंज कर सकते हैं। वर्ष 2021 में प्रारंभ अमृत 2.0 योजना हेतु 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अमृत अगर हम अमृत योजना की बात करें तो अमृत योजना 2019 में शुरू की गई थी और इस योजना का मुख्य मकसद शहरी क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी होती है उसको बढ़ावा देना है। दोस्तों, अब अगर हम अपने अगले पॉइंट की ओर चले तो महाकुंभ मेला 2025 के भव्य आयोजन हेतु 2500 रुपए करोड़ की व्यवस्था की गई। दोस्तों, इस साल हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले 2025 का आयोजन किया जाने वाला है। उसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के बजट में 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अगर हम महाकुंभ मेले की बात करें तो ये मेला हर 12 साल में आता है और देश की उन 4 जगहों में नाम है इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और अगर हम बात करें तो हरिद्वार में इसका आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% का रखा गया है। 50 करोड़ फॉर चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है और उससे खेतों को बहुत नुकसान होता है। इसी संदर्भ में इस बजट में चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का गन्ना और चीनी प्रोडक्शन में पहला स्थान है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के बजट में औसत गन्ना उत्पादकता 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर दिखाई गई है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना कुशीनगर में की जाएगी। दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के समस्त जनपदों में 303 बृहद गो संरक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि वो 303 बृहद गो संरक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोस्तों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्किल देकर अपने स्वयं के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो आपको दोस्तों याद रखना चाहिए कि युवा उद्यमी विकास अभियान मुख्यमंत्री ये किस लिए चालू किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट की ये एक स्कीम है। अगर इस स्कीम की बात करें तो प्रारंभ में 1 लाख लोगों को जोड़ना इस स्कीम का लक्ष्य है और इसके अंतर्गत 4 वर्ष के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 10 प्ले पार्क्स टू इंकरेज इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन इन दी प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों, अभी हाल ही में इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु 10 प्लेस पार्क की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये 10 प्लेस पार्क की बात की गई है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 8 डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, अगर हम डेटा सेंटर की बात करें तो डेटा सेंटर एक प्रकार का ऐसा सेंटर होता है जहां पर डेटाओं का प्रोडक्शन और रिप्रोसेसिंग उनका किया जाता है। ये डेटा ही होते हैं जो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उनके पॉलिसीज को बनाने में मदद करते हैं। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में डेटा का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, याद रखना है कि 8 डेटा सेंटर की स्थापना करने की बात की गई है। नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने तथा राज्य में 3 रोजगार सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना करने की बात की गई है। दोस्तों, इस बजट में 3 रोजगार सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना करने की बात नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के अंतर्गत की गई है। प्रोविजन ऑफ ₹1000 करोड़ इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अंडर ऑपरेशन कायाकल्प। दोस्तों, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगर हम ऑपरेशन कायाकल्प की बात करें तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्राथमिक स्कूलों का कायाकल्प अर्थात उनका पुनर्निर्माण करना है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ऑपरेशन कायाकल्प एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है और इसका संबंध प्राइमरी एजुकेशन से है। स्पोर्ट्स माइंस एंड सर्जरी इंजरी सेंटर की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। दोस्तों, स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है और आपको इसको याद में रखना हो। निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र सिंहवेरपुर, संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ हरिहरपुर, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत केंद्र चित्रकूट। दोस्तों, इस बार के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना सिंहवेरपुर में की जाएगी, संगीत महाविद्यालय की स्थापना आजमगढ़ में की जाएगी, महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना चित्रकूट में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या, यानी अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। अंडर नाथ कॉरिडोर
टू प्रमोट स्पिरिचुअल टूरिज्म अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन, बरेली आर इंक्लूडेड। दोस्तों, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ कॉरिडोर के अंतर्गत अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को शामिल करना होगा। दोस्तों, आपको इन लोकेशन को एक मोटा मोटा अनुमान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वनावरण वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। वर्ष 2030 तक वनावरण वृक्षारोपण 15% किए जाने का लक्ष्य। दोस्तों, अगर इस साल के उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी तक उत्तर प्रदेश में वनावरण वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इससे आपको जरूर याद करना चाहिए। लेकिन अगर इस साल के बजट में टारगेट की बात की जाए तो वनावरण वृक्षारोपण 15% किए जाने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का 23.78%, द्वितीय क्षेत्र का 29.66%, तृतीय क्षेत्र का 46.55%। दोस्तों, ये एक इकोनॉमी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे पहली बात तो ये निकलती है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी की अगर बात की जाए तो तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है। अब अगर परसेंटेज की बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में 23.78% का योगदान करता है, द्वितीय क्षेत्र 29.66% का योगदान करता है और वहीं तृतीय क्षेत्र 46.55% का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश रिमेन्स द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लेबर मार्केट इन दी कंट्री। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश कंज्यूमर और लेबर मार्केट के मामले में देश का सबसे बड़ा बाजार है। एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक दिया गया है। दोस्तों, एसोचैम एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और इसके द्वारा उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 2057 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। दोस्तों, जैसा कि हमने पीवाईक्यू में देखा था कि गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और इस बजट में भी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 2057 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों, अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे एक अंडर कंस्ट्रक्शन 1 या 47 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे है, जिसमें से 594 किलोमीटर का अप्रूवल मिल चुका है। ये उत्तर प्रदेश के राज्य में एक विस्तृत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। दोस्तों, अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 2 फेजों में हो रहा है। पहले फेज में मेरठ डिस्ट्रिक्ट से प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरे फेज में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट को बलिया डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अगर इसके क्रियान्वयन की बात करें तो इसके क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है और इसका फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में रखा गया था और इसके निर्माण पूरी होने की संभावना 2025 तक मानी जाती है। दोस्तों, अब अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपए का आवंटन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान हुई थी और इसका उद्देश्य देश में प्राइमरी एजुकेशन यानी एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण करना है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 7575 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में की गई थी और इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छता के क्षेत्र में प्रगति कराना था। जल जीवन मिशन के लिए बजट में 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों, अब अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हर घर जल यानी पाइप्ड वाटर सप्लाई करने की बात की गई है। अगर इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो इससे जुड़ी हुई मिनिस्ट्री जल शक्ति मिनिस्ट्री है। अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर किसी को जल से नल पहुंचाना है। दोस्तों, अब अगर हम अपने आगे बढ़े तो देखते हैं पीएम आवास योजना के लिए इस बार के बजट में 6389 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों, पीएम आवास योजना भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के 2 कंपोनेंट हैं, एक पीएम अर्बन, दूसरा पीएम रूरल। पीएम अर्बन का क्रियान्वयन महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स करता है, वही पीएम रूरल का क्रियान्वयन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए इस बजट में 36,095 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अगर हम बात करें तो इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी और इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन करता है। दोस्तों, इस मिशन के अंतर्गत लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल और ट्रेनिंग दोनों दी जाती है ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सके और अपने आजीविका का निर्वहन कर सकें।
दोस्तों, इस तरह हमने अपने आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के बारे में जानने की कोशिश की। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।